नमस्कार। उत्तर प्रदेश में इस वक्त निकाय चुनाव चल रहे हैं, लेकिन देश में 2024 के चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और इस लिहाज से बहुत सारे राजनीतिक घटनाक्रम इस वक्त चल रहे हैं। और ताज़ा जानकारी ये है कि विपक्षी एकता के लिए जो बैठक अलग अलग जगहों पर हो रही है कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर कुछ गंभीर बातें हुई हैं, कुछ चेहरे सामने आ सकते हैं। अभी पूरी तरह से सहमति नहीं बनी है, लेकिन धीरे धीरे विपक्ष ऐसे मुकाम पर पहुंच रहा है जहां पर मोदी के खिलाफ कौन चेहरा होगा जो मोदी का मुकाबला करेगा 2024 में, इसकी तैयारी विपक्ष की चल रही है। और हमारे साथ हैं इस वक्त बिहार के जाने माने पत्रकार दीपक कोचगवे। दीपक कोचगवे बिहार पर नज़र तो रखते ही हैं, अभी ये 2 महीने कर्नाटक रह के आए हैं और वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में धींगा मुश्ती चल रही है, उसके बारे में भी बहुत अंदरूनी जानकारी रखते हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि कर्नाटक में क्या चल रहा है और विपक्षी एकता को लेकर जो कोशिशें चल रही हैं, उसमें क्या नई बात है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। दीपक जी, आपका इंडियन पोस्ट पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपको भवेश जी, आपने मुझे बुलाया और मैं आपके सामने हूँ। हम लोग बात करेंगे इस पे। जी, तो सबसे पहले तो आप अभी बात कर रहे थे और आपको जानकारी मिली कि कोई ऐसी बैठक हुई है ममता बनर्जी के साथ कुछ नेताओं की। तो क्या चल रहा है? आपको लगता है कि 2024 से पहले मोदी के खिलाफ कोई एक चेहरा सामने आएगा या विपक्ष मिलजुल कर लड़ेगा? कैसे आप इस लड़ाई को देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि लगातार विपक्षी एकता को बनाने की मुहिम शुरू हुई है। मुहिम बिखरती है, संभलती है, फिर भी उस रास्ते पर आ जाती है। लोगों का कहना है कि विपक्षी एकता मोदी को मुकाबला देने के लिए सक्षम नहीं है और मोदी इस 24 के चुनाव को आगे लेकर चले जाएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं आपको विस्तृत बता रहा हूँ कि अब जो पहले वाली बात है, जो 19 की बात थी, जो 14 की बात थी, अब वो बात मोदी की दिखती नहीं है। मैं अभी आपको कर्नाटका की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कर्नाटका में हमेशा जो चुनाव होता है, तो जो सरकार होती है एंटी इनकम्पेंसी के मामले में दूसरी बार सरकार में नहीं आती, वो एक अलग इशू होता है। मगर मैंने जो देखा है, जो पब्लिक के अंदर का भाव देखा है, जो उन्माद देखा है राहुल गांधी के सभाओं में, मुझे लगता है कि मोदी की ज़मीन थोड़ी कमज़ोर होती दिखती है। और उस ज़मीन को कमज़ोर और बनाने के लिए विपक्षी एकता सक्रिय है। ऐसा नहीं है कि विपक्षी एकता सक्रिय नहीं है। और आपको याद होगा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिले थे, उनके साथ और लोग थे, तो एक तरह से राहुल गांधी ने उन्हें ये भार सौंप दिया था कि आप विपक्षी एकता को मजबूत कीजिए। रहा नीतीश कुमार की बात, ठीक है, नीतीश कुमार भी एंटी इनकम्बेंसी के शिकार हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहे, और लोग उनके अच्छे कामों को भी लोग नहीं पसंद कर रहे हैं और ये एक मामला बनता है। मगर जब उन्हें दिया गया है विपक्षी एकता, तो उस दरमियान उन्होंने केजरीवाल से भी बात की, उस दरमियान उन्होंने लेफ्ट पार्टी के लोगों से भी बात की और कांग्रेस से तो बात कर ही ली। आज एक नया डेवलपमेंट हुआ कि कल ही से चर्चा थी कि नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और अखिलेश को अपने छतरी में लाना चाहते हैं। आज की जो बैठक कोलकाता में हुई है, हमारे जो सूत्र ने बताया है और लोगों की जानकारी के अनुसार, ये मामला बहुत ही फ्रूटफुल हो गया है और ममता बनर्जी ऑलमोस्ट इस खेमे में अपना योगदान देने की तैयारी में हैं। और उन्होंने, चूँकि देखिए ममता बनर्जी भी बीजेपी के उस सीबीआई, ईडी और बहुत सारे मामलों से परेशान हैं और वो भी चाहती हैं कि मोदी गवर्नमेंट का कहीं न कहीं अब ये मामला ख़त्म हो। और अभी थोड़ी देर में अखिलेश से मिलने के लिए, अखिलेश यादव से मिलने के लिए नीतीश कुमार लखनऊ आ रहे हैं। अब लखनऊ में अखिलेश से, देखिए हर एक दल परेशान है। ये मैं नहीं कहता हूँ कि सिर्फ
आरजेडी परेशान है, जनता दल यूनाइटेड भी परेशान होगी, तो लेफ्ट पार्टी भी परेशान है, ममता बनर्जी भी परेशान है। क्यों परेशान है? इसलिए परेशान है कि सीबीआई, ईडी, अभी हाल में ममता बनर्जी के भतीजे को सम्मन हुआ। हाल फिलहाल में इस तरह की बहुत अब आप देखिए सतपाल मलिक की बात है, ठीक है, सतपाल मलिक को आपने ही जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया था, चूँकि जम्मू कश्मीर बहुत इम्पोर्टेंट राज्य था, और जम्मू कश्मीर का जो राज्यपाल बनने का मतलब से पूरे जम्मू कश्मीर में सतपाल मलिक की ही बात चलेगी। मगर क्या हो गया, सतपाल मलिक ने जो आरोप लगाया, अब सतपाल मलिक के खिलाफ में भी सीबीआई का वो हो गया। तो ये सब मिला जुला के कहीं लगता है कि मोदी गवर्नमेंट जो है वो रॉन्ग बॉक्स पर जाना शुरू हो गया। कभी भी आप देखिए बहुत ही दिलचस्प बात बता रहे हैं। देखिए, एक तो ये बता रहे हैं कि विपक्षी एकता की जो कोशिश अलग अलग गुटों में अभी तक लोग बटे हुए थे, वो सब एकजुट हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि ईडी और सीबीआई से डरे हुए लोग हैं, इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन एक ऐसा लगता है कि एक राजनीतिक विमर्श भी बन रहा है कि ये जो सरकार है, मोदी सरकार, ये राजनीतिक रूप से बाकी सभी को दबाना चाहती है और अपने एजेंडे को कैसे वो निर्बाध रूप से लागू कर सके, इसके लिए विपक्ष को एक तरह से डिफेस कर रही है, विपक्ष को उसकी विश्वसनीयता को खराब करने की कोशिश कर रही है। अभी जो आपने जानकारी दी और बताया कि जिस तरह से अखिलेश यादव भी उस खेमे में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव के बारे में बहुत साफ है कि उत्तर प्रदेश को लोग जानते हैं कि वो सीधे सीधे कह चुके थे, कांग्रेस को डिनाई कर चुके थे, और कांग्रेस के बारे में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस और भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और आप कह रहे हैं कि नहीं, विपक्षी एकता में वो अब कांग्रेस ने जो ओके किया है कि एक बड़ी एकता हो और सब लोग एक छतरी में आकर मोदी का मुकाबला करें, उसके जो काम करने के तौर तरीके हैं, जो प्रशासन के तौर तरीके हैं मोदी सरकार के, उसका विरोध किया जाए। ये आपको ये बताइए कि जो नीतीश कुमार, मैंने आपसे सवाल किया था कि नीतीश कुमार क्या, या ऐसा कोई चेहरा, एक चेहरा आपको लगता है 24 से पहले विपक्ष दे पाएगा? देखिए, कांग्रेस ने भी अपनी एक रणनीति अलग बनाई है, और आपको याद है कि कर्नाटका के चुनाव में कोई भी उम्मीदवार सीएम फेस नहीं बनाया है कांग्रेस ने। जिस तरह से आपको ये विपक्षी एकता की बात चल रही है, उसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई घोषणा होगी कि फला व्यक्ति इसका प्रधानमंत्री पद हाँ का दावेदार होगा, होगा। और फला नहीं, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा। सबसे पहले ये है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो जिस राज्य में मजबूत है, अपने मजबूती से वो लड़ेंगे। चाहे बंगाल में ममता बनर्जी हो, चाहे बिहार में महागठबंधन हो, आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस मिल के आप चुनाव लड़ें। उसी टाइप से साउथ में अगर आइए, स्टालिन अपने हिसाब से लड़ें, कर्नाटका में कांग्रेस अपने हिसाब से लड़े। तो ये एक लड़ाई पूरे राज्यों में बीजेपी को कमज़ोर करने के लिए पर्याप्त है। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर लोकसभा का चुनाव बंगाल में होता है, तो डेफिनेटली ममता बनर्जी सबसे ज़्यादा सीट लेकर आने वाली पार्टी होंगी अभी भी। अगर बिहार में होता है, तो गठबंधन के लोग ज़्यादा सीट लेकर आएंगे। आपको 2015 का चुनाव याद होगा। इसी स्टालिन अपनी जगह में डीएमके हैं, तो वो अपने हिसाब से जीतेंगे, और जब सब जीत जाएंगे, सब इकट्ठे हो जाएंगे। जो पार्टी, मुझे ये लगता है, जो पार्टी सबसे ज़्यादा सीट लाएगी उसका प्रधानमंत्री उस बनेगा। लिहाज से तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा सीटों वाला प्रदेश है। 80 सीटें हैं यहाँ से, और 80 सीटों पर अगर जो सबसे ज़्यादा सीट लाने की जिसकी संभावना बनती है ये अखिलेश, मेरा आकलन है, जी ये जी मेरा आकलन है, जी मैं जी, ये सोचता हूँ। हाँ बिल्कुल। तो जैसे 80 सीटों वाली, मतलब उत्तर प्रदेश की बात करें, तो अखिलेश यादव भी शायद इस जो है इस मुहिम में इसलिए शायद जुट गए हैं कि उसको विपक्षी एकता का लाभ उत्तर प्रदेश में मिले। आपको लगता है कि जो नीतीश कुमार को लेकर अभी जो चर्चा चल रही है कि वो दलित विरोधी हैं, क्योंकि उन्होंने बिहार में एक बाहुबली सांसद जो हत्या के मामले में, जी कृष्णैया के हत्या के मामले में आरोपित हुए, जेल में रहे, और अब उनकी सज़ा जो है ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। 14 साल से ज़्यादा उनका हो चुका है। तो ये जो उनको दलित विरोधी बताने की कोशिश हो रही है, पहले मायावती सामने आई, आज भारतीय जनता पार्टी के एक राज्यसभा के सांसद ब्रजलाल, जो उत्तर प्रदेश में मायावती के शासनकाल में ही डीजीपी रहे, उनका एक बयान आया है कि भाई ये जी कृष्णैया जो है वो दलित डीएम थे, और दलित पर इस तरह का आक्रमण करने वाले, उनकी हत्या करने वाले व्यक्ति को नीतीश कुमार
जेल से बाहर लाना चाहते हैं। तो दलित विरोधी जो बताया जा रहा है नीतीश को, और जाहिर है इसका असर उत्तर प्रदेश में भी होगा। तो इसको आप कैसे देखते हैं? कितना देखिए जहाँ तक मायावती की बात हो और जहाँ तक आनंद मोहन के सज़ा की बात हो, आनंद मोहन ने 14 साल की सज़ा काट ली। जेल मैनुअल में ये कहता है कि अगर सजा याफ्ता सुप्रीम कोर्ट का भी एक आदेश था, जैसा मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि इतने एक में उसको छोड़ दिया जाना चाहिए। सज़ा तो माफ़ नहीं कराई नीतीश कुमार ने, सज़ा नीतीश कुमार ने माफ़ नहीं कराई और सज़ा उनकी बरकरार रही। ये लॉ बना, ठीक है, एक अमेंडमेंट बिहार गवर्नमेंट कर रही है, उसमें सिर्फ आनंद मोहन नहीं आएंगे, हो सकता है वहाँ कोई दलित भी उसमें बरी हो जाए, बहुत सारी ऐसी बात हुई। ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव बात है। जहाँ तक रही मायावती की बात, मायावती जिस अधिकारी के फैमिली के बारे में दलित की बात कर रही हैं, मुझे नहीं याद है कि मेरे इतने लंबे पत्रकारिता में मायावती ने कभी उनके आंसू पोंछे होंगे, या कभी उनके घर गई होंगी, या कभी उन्हें कोई मुआवजा दिलाया होगा। आज चूंकि चुनाव का माहौल है, इसलिए मायावती ने कार्ड खेल दिया कि भाई दलित कार्ड है और इसमें ऐसे नहीं होना चाहिए। मुझे सरासर इस पे नीतीश कुमार ने, ठीक है, एक अगर अमेंडमेंट किया है तो गवर्नमेंट में, पार्लियामेंट में बहुत सारे बिलों में अमेंडमेंट होता है, तो सिर्फ अगर अमेंडमेंट किया हो तो सिर्फ आनंद मोहन को ही फायदा नहीं हो सकता है, फलाने जात को भी हो सकता है, उसका कैदी भी हो उसको भी हो सकता है, बहुत सारे ऐसे जात सामने आ सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं था कि नीतीश कुमार ने उनके सज़ा को माफ़ कर और दिया। ये तो राष्ट्रपति तक ने कहा था कि जेलों में जितनी ज़्यादा संख्या में दूसरे सबसे दलित समाज के लोग ज़्यादा हैं। तो जाहिर है आप जो कह रहे हैं, हो सकता है ये एक सच्चाई हो। सच्चाई है ये। इसलिए सिर्फ आनंद मोहन की बात नहीं आएगी इसमें, इसमें दलित की आएगी, इसमें ओबीसी की भी आ सकती है, इसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स की भी बात आ सकती है। बहुत सारे ऐसे जात के लोग हैं जिससे दायरे में बाहर हो जाएंगे। सिर्फ आनंद मोहन के लिए ये नियम थोड़े बनाया गया। तो मायावती एक जब चुनाव का समय आता है तो मायावती एक धार में बहना शुरू करती हैं, जिधर देखती हैं कि तू ही तू है, उधर ही जाती हैं वो। तो मुझे लगता है कि मायावती का ये का कोई असर बिहार पर नहीं पड़ेगा, इसलिए कि मायावती का अब वो चीज़ नहीं रह गया जो पहले था। बस आखिर में दो सवाल मैं आपसे करूंगा। एक तो कर्नाटक चुनाव को चूंकि आप बहुत ही करीब से देख कर आ रहे हैं, अगर वहां पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत रहती है तो क्या आपको लगता है इसका असर पूरे देश में जाएगा? 24 पे इसका असर दिखाई देगा? देखिए, कर्नाटका के चुनाव को चाहे आप याद कीजिए, कोई भी चुनाव होता है किसी भी राज्य में तो उसे सेमीफाइनल बोला जाता है, क्वार्टर फाइनल बोला जाता है। मुझे वैसा कुछ लगता नहीं। देखिए, कर्नाटका का जो अपना परिवेश रहा है चुनाव का, वे अलग डिफरेंट रहा है। ठीक है, 24 से पहले यहाँ, तो 24 से पहले मध्य प्रदेश भी होगा, 24 से पहले राजस्थान भी होगा, तो ये सेमीफाइनल चलता रहेगा। कर्नाटका का चुनाव जो है वो एंटी इनकम्बेंसी का मामला बनता है हर चुनाव में। अभी जैसे बीजेपी ने तो वहाँ सरकार में 108 सीट उनको 2018 में आया था और 80 सीट कांग्रेस को आया था। परसेंटेज कांग्रेस को ज़्यादा था, सीट भाजपा को ज़्यादा था। अभी मैंने जो महसूस किया, मैं घुमा हूँ, 2.5 महीने करीब वहाँ रहा हूँ, पॉलिटिकल नेताओं से भी मुलाकातें हुई हैं, मगर वहाँ लगता है कि बीजेपी से अब वो बात लोगों के दिलों में नहीं है। एक बहुत बड़ी बात है, वहाँ 3 समुदाय हैं, लिंगायत हैं, बोकाली है और एक गेरू, मुझे भूल याद नहीं रहा, 3 है जो फैक्टर है। 17% एक का है, 14% वोट एक का है, 8% एक का है। इस वोट पर सारी नज़रें होती हैं। मठ है 600 मठ है, जिसमें कि 200 मठ लिंगायत का है, 100 और 100 इधर मिला के दोनों जातियों का, और टोटल मठ पर ही राजनीति होती है वहाँ। जो अगर ढल गया वो ढल गया। अभी यदुपुरा है, मेरा नाम थोड़ा ये हो रहा, वो उनको पुनः लाया गया है कि भाई आप संभालिए, चूँकि वो लिंगायत के बड़े नेता हैं, येदुरप्पा, सॉरी। और अभी जो बोम्बाई है मुख्यमंत्री, वो भी उसी जात से आते हैं, ठीक है। अभी जो कांग्रेस में सेट्टार जो गए हैं, हाँ, सीएम
वो कांग्रेस में गए और लक्ष्मण एक है वो डिप्टी सीएम, वो कांग्रेस में गए। ये चारों एक ही समाज के आते हैं। तो ये असर पड़ गया है बीजेपी पर भारी। दूसरा क्या है कि जो मठ की राजनीति लास्ट टाइम 2018 में योगी आदित्यनाथ ने वहाँ कैंपेन किया था, और लोग कहते थे कि योगी आदित्यनाथ, अभी जैसे आप लोग कहते हैं कि 25 से वहाँ मोदी जी का कैंपेन शुरू होगा, और मोदी के कैंपेन पर ही सारा कुछ डिपेंड करता है। मैं नहीं मानता। अभी सुपर अगर कैंपेनर कोई वहाँ होगा तो योगी आदित्यनाथ होगा, क्योंकि अच्छा। मठ जो है, मठ में राज है योगी आदित्यनाथ का। 2018 में जो मठ पर वो प्रचार किए थे, 70% सीट जीत मिली थी बीजेपी को। अच्छा, तो ये बड़ा दिलचस्प है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर्नाटक चुनावों में जो है भारतीय जनता पार्टी की दूसरी नैया को पार लगाने के उनके ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है, और देखना ये है कि उसमें क्या होता है। मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ आपसे। इतनी बातें हुई कि विपक्षी एकता बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है, लेकिन हर बार एक सवाल लोगों के सामने आ जाता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी इतनी सुव्यवस्थित और संगठित पार्टी के तौर पे अब स्थापित हो चुकी है, लोगों के दिलो दिमाग पर भी राज कर रही है। 40% लोगों के दिमाग पर भारतीय जनता पार्टी और उसकी रणनीति, उसकी नीति काम करती है, और जो बहुत बड़ा तबका देश का एक बदलाव भी चाहता है, बदलता हुआ देखना चाहता है हिंदुस्तान को। क्या आपको लगता है उस पर ये विपक्षी एकता भारी पड़ेगी इसके बावजूद? देखिए, इट्स टू अर्ली टू से। बात तो अच्छा सवाल है आपका, भारी पड़ेगी कि नहीं। अभी तक भारी नहीं पड़ी है, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी तक कांग्रेस का जो मैं केमिस्ट्री है, कांग्रेस ने ये मान लिया कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की छवि बन गई है, और राहुल गांधी जिस तरह से अपने केस को हैंडल कर रहे हैं, और जिस तरह से क्वार्टर खाली कर रहे हैं, और जिस तरह से पब्लिक में जा रहे हैं, छवि बनी है। छवि बनी है, ये नहीं है कि वो छवि बीजेपी को पटक देने के लिए बनी है। अभी मैं नहीं मानता इसको। छवि बनी है, और जहाँ जहाँ वो गए हैं उनकी भीड़, जैसे अभी कर्नाटका में उनका चुनाव प्रचार से भयंकर भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, और बड़े स्फूर्त भीड़ थी। ऐसा नहीं था कि लाए गए भीड़ थी, बहुत अच्छा था। एक वो लीडर है, ठीक है। बीजेपी हमेशा 24 आवर्स चुनावी मूड में रहता है, ऑलवेज। चाहे अगर ग्राम पंचायत का चुनाव हो तो बूथ लेवल तक उनके बड़े बड़े नेता जाते हैं। आपने देखा है कि कर्नाटका में चुनाव से पहले 8 बार प्रधानमंत्री का दौरा हो चुका, 8 बार। उसके बाद अमित शाह का दौरा हो रहा है, जेपी नड्डा वहाँ जमे हैं, मठों पर जा रहे हैं, यानी वो मोड में रहते। उनका एक अलग काम करने का स्टाइल है, जो चुनावी प्रक्रिया के लिए में विपक्ष पर भारी पड़ता है। और विपक्ष में है कि अभी तक आपने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है, और न साझा रैली की है। तो इससे आम जनता में इस बात का ये होता कि अरे यार, मोदी तो ठीक ही चल रहे हैं, यहाँ तो कुछ है ये नहीं, वो बनना चाहता है, ये बनना चाहता है, वो बनना ये आपको भी लगता होगा कि आप कहीं भी जाते होंगे तो लोग इस बात से वाकिफ होंगे कि मैं मोदी ही ठीक, चाहे वो महंगाई हो, चाहे और बात हो, चाहे अपने का दुरुपयोग हो, सारी चीज़ साइड हो जाते हैं और मोदी आगे। तो अभी भी मैं मान के चलता हूँ कि आज की तारीख में डेफिनेटली बीजेपी थोड़ा अहेड है, मगर अगर विपक्षी एकता, आपको याद होगा 77 में और 89 में जिस तरह से आप बीपी सिंह बोफोर्स के बाद लालू राजीव के साथ अलग हुए थे, और जिस तरह नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट बनी थी, और जिस तरह से लोग एक साथ आए थे, सब लोग एक वे में आए थे, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे कश्मीर की नेशनल फ्रंट हो, सब लोग एक साथ आ गए थे। तो आपने राजीव गांधी को मात दिया था। 77 में जब आप आए थे एक साथ, तो आपने इंदिरा गांधी को मात दिया था। अभी वो स्थिति बनी नहीं। मुझे लगता है, मैं जो अनुभव, मेरा दिमाग जो कहता है कि आने वाले 1 महीने में स्थिति बनेगी,
और अगर नहीं बनती है तो फिर बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अभी विपक्षी एकता के प्रयास जो चल रहे हैं, लेकिन अभी ये जनता के सामने नहीं आए हैं और ये सब लोग माहौल तभी बनेगा और विपक्षी एकता के बारे में धारणा जनता के बीच में तभी बनेगी जब ये सब लोग एक साथ मिलकर खड़े होंगे, एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और एक साथ ये संदेश जाएगा कि हम सब एक हैं और मोदी का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है और पूरी तरह से ये आपने देखा कि किस तरह से निष्पक्ष और निष्कपट विश्लेषण एक पेश किया है दीपक कोचगवे जी ने। इसी तरह के विश्लेषण के साथ मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा और मैं आपसे जाते जाते ये गुजारिश करूंगा कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह के वीडियोज़ के साथ मैं आपको फिर मिलूंगा अगले बार। तब तक के लिए नमस्कार। Audio Jungle.